हेलो, नमस्ते, वेलकम। एक बार फिर से स्वागत है आपका मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है अणु और परमाणु के बारे में। अणु और परमाणु क्या होते हैं, इनके क्या क्या मॉडल होते हैं, साथ ही साथ अणु और परमाणु की जो संरचना है वो किस प्रकार की होती है, इसके बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे। लेकिन क्लास को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी क्लास रहने वाली है ये जनरल साइंस स्पेशल बैच के अंतर्गत रहने वाली है। जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान स्पेशल बैच नाम से एक बैच हमने प्रारंभ किया है। ये बैच हमने इसलिए प्रारंभ किया है क्योंकि हम देखते हैं कि इस समय जो प्रश्नों की प्रवृत्ति है, प्रश्न पत्रों की जो प्रवृत्ति है, उसमें जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान से अधिकाधिक प्रश्न पूछे जाने लगे हैं परीक्षाओं में। तो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वो पीसीएस परीक्षा हो या सिविल सर्विसेज की एग्जाम हो, यूपीएससी द्वारा ली जाने वाली एग्जाम हो, उसमें हमने देखा है कि सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न हैं उनकी भागीदारी बढ़ती जा रही है। तो उसी के मद्देनजर यूट्यूब पर जनरल साइंस स्पेशल बैच नाम से आपको सामान्य विज्ञान की सभी जो क्लासेज हैं वो पूर्णतः निःशुल्क प्राप्त होने वाली हैं। और इस क्लास को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि कक्षा 6 से लेके 10 तक की जो एनसीईआरटीज हैं उनमें सामान्य विज्ञान से संबंधित जो भी बातें कही गई हैं उन सभी को टॉपिक वाइज यहां कवर करने की कोशिश की गई है। तो आइए आज के क्लास को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं अणु और परमाणु के बारे में। पहले बात करेंगे हम परमाणु की। तो परमाणु क्या होता है? परमाणु किसी भी तत्व का क्या होता है? वह छोटे से छोटा कण होता है। कोई भी जो आप तत्व देखते हैं, कोई भी वस्तु आप देखते हैं, उसका वह छोटा से छोटा कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। तो ये तो बात हुई परमाणु की। अब परमाणु जैसा आपने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं परंतु ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य है किसी भी तत्व का छोटा से छोटा वह भाग जो स्वतंत्र अवस्था में तो नहीं रहता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। दूसरी बात करेंगे अणु की। तो अणु क्या होता है? किसी भी तत्व या यौगिक का, परमाणु की परिभाषा में हमने क्या देखा था? केवल किसी भी तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जबकि अणु की परिभाषा में क्या है? चाहे तत्व का हो चाहे यौगिक का हो, छोटा से छोटा कण जो कि किसमें रहता है? स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। परमाणु में हमने देखा था कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में केवल भाग लेते हैं। जबकि अणु क्या होते हैं? किसी तत्व या यौगिक के वे छोटे से छोटे कण हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। तो ये थी अणु और परमाणु की परिभाषा। अब अणु और परमाणु से संबंधित कुछ और बातों को हम देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि परमाणु भार क्या होता है, किसी भी परमाणु का भार क्या होता है, किसी भी अणु का भार या अणु भार क्या होता है और मोल क्या होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अणु और परमाणु की संरचना के बारे में। तो आइए देखते हैं पहले परमाणु भार, अणु भार और मोल के बारे में। परमाणु भार की यदि हम बात करें तो परमाणु भार का तात्पर्य है किसी भी तत्व के परमाणु का भार, सामान्य से भाषा में। लेकिन इस भार को हम मापते कैसे हैं? क्या किलो में नापते हैं, क्या ग्राम में नापते हैं, या किस तरीके से इसका मापन किया जाता है? तो मापन के लिए क्या निर्धारित किया गया है कि किसी भी तत्व के परमाणु का परमाणु भार क्या होगा? उस परमाणु जिस तत्व के परमाणु भार को हमको पता करना है वो परमाणु कार्बन 12 का जो परमाणु है, इस कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग, यानी कार्बन 12 का जो परमाणु है इसका जो द्रव्यमान होगा उसके द्रव्यमान के 1/12 भाग से किसी भी तत्व का परमाणु कितना भारी है, वही उस परमाणु का क्या होता है? परमाणु भार कहलाता है। तो एक बात तो क्या कह दी गई कि कार्बन 12 के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है कोई भी परमाणु, वही उसका परमाणु भार होता है। और दूसरी परिभाषा क्या है कि हाइड्रोजन का जो परमाणु भार है उससे कितना गुना भारी कोई परमाणु है वो उसका परमाणु भार होता है। तो दो परिभाषाएं हमें यहां देखने को मिलती हैं। बात करें अणु भार की, तो अणु भार क्या होता है? अणु भार भी परमाणु की जगह केवल क्या लगाना है? हमें अणु लगाना है। तो कार्बन 12 के एक अणु, वहां हम परमाणु भार में क्या देख रहे थे? कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से भारी,
जबकि यहां हम देखेंगे कार्बन 12 के एक अणु के 1/12 भाग से कोई अणु जितना भारी होता है वही उसका क्या कहलाता है, अणुभार कहलाता है। तो अणु और परमाणु की परिभाषा को हमने देखा, अणु भार को देखा, परमाणु भार को देखा। अब हम बात करेंगे परमाणु की संरचना के बारे में। तो किसी भी परमाणु, चाहे वो किसी भी तत्व का परमाणु हो, यदि उसकी संरचना को हम देखें तो उसमें मूलभूत रूप से 3 प्रकार के कण हमें मिलते हैं। पहला जो कण होता है वो प्रोटॉन कहलाता है, दूसरा कण न्यूट्रॉन कहलाता है और तीसरा कण इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अब ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन किसी भी परमाणु में किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं? मध्य में तो होता है नाभिक, मध्य में क्या होता है, नाभिक, और इस नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। जबकि इसके चारों तरफ जो कक्षाएं होती हैं, इनके चारों तरफ जो वृत्ताकार मार्ग होता है जिसे क्या कहा जाता है, कक्षा कहते हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो क्या होते हैं, परमाणु के केंद्र में होते हैं, नाभिक, परमाणु का केंद्र जिसे क्या कहा जाता है, नाभिक में होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन। तो न्यूक्लियॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ही सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन कहा जाता है। और इन न्यूक्लियॉन के चारों ओर ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यदि किसी उदासीन परमाणु को हम देखते हैं तो वहां हम पाएंगे कि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, परमाणु में बराबर होती है। यानी किसी परमाणु में यदि 3 प्रोटॉन है तो उसमें 3 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। किसी भी उदासीन परमाणु में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सदैव क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये सब बातें परमाणु की संरचना के बारे में हमने देखी। कुछ और बातों को यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि परमाणु की जो त्रिज्या होती है, परमाणु की जो त्रिज्या होती है, परमाणु की त्रिज्या का तात्पर्य परमाणु के जो केंद्र भाग है उससे जो उसकी बाह्यतम कक्षा है उसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, परमाणु की त्रिज्या कहते हैं। तो ये तो किसकी हो गई, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या। ये परमाणु त्रिज्या, और दूसरी होती है नाभिक की त्रिज्या। यानी परमाणु के केंद्र से लेके नाभिक की जो परिधि होती है उसको क्या कह दिया जाता है, इसे हम कह देते हैं क्या, नाभिक की त्रिज्या। तो एक बात आपको यहां ध्यान रखनी है कि जो नाभिक की त्रिज्या होती है वो नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से बहुत बहुत क्या होती है, छोटी होती है। परमाणु त्रिज्या से नाभिक की त्रिज्या बहुत बहुत छोटी होती है। इतनी छोटी होती है कि नाभिक की त्रिज्या को परमाणु की त्रिज्या की अपेक्षा नगण्य माना जा सकता है। तो ये बात की हुई त्रिज्याओं की तुलना की। अगली बात जो हमें परमाणु की संरचना में देखनी है वो ये है कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो जो नाभिक के सबसे पास वाली कक्षा होती है उसे कक्षा के कहा जाता है। कौन सी कक्षा कहा जाता है, के कक्षा कहा जाता है। उससे बाहर की जो कक्षा होती है उसे कक्षा एल कहा जाता है। उससे बाहर की कक्षा को क्या कहा जाता है, कक्षा एम कहा जाता है। और उससे बाहर की कक्षा को क्या कहा जाता है, कक्षा एन कहा जाता है। तो इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन न केवल इस नाभिक के चारों ओर परिक्रमण या करते हैं अपितु अपने अक्ष में घूर्णन भी करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन न केवल परिक्रमण करते हैं अपितु अपने अक्ष पर घूर्णन भी करते हैं। ये हुई दूसरी बात। अब हम बात करेंगे कि इन त्रिज्या जो होती हैं, KLMN नाम की जो त्रिज्या होती हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो इनमें इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या जो होती है किसी भी कक्षा में उसे 2n² फॉर्मूला से ज्ञात किया जाता है। यहां n का तात्पर्य है KLMN। तो n k के लिए तो कितना होता है 1, m के लिए 2, n के लिए कितना 3। तो इस प्रकार KLMN के लिए 1 2 3 4 क्रम से क्या होता है, n की वैल्यू होती है। तो इस प्रकार यदि हमें k कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं उसकी संख्या निकालनी हो तो 2n² के हिसाब से n k के लिए कितनी होती है, 1 होती है। तो
2 × 1 का स्क्वायर यानी 2, यानी k कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। जबकि यदि L की हम बात करें तो L के लिए n बराबर कितना होता है? 2 होता है, तो 2n² कितना हो जाएगा? 2 × 2 स्क्वायर यानी कि 8। तो इस प्रकार से जो कक्षाएं होती हैं उनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो भी क्या होती है? निश्चित होती है। तो ये था परमाणु का मॉडल, परमाणु की संरचना, जिसमें हमने देखा बीच में नाभिक, उसके चारों तरफ क्या? कक्षाएं। कक्षाओं में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो ये परिक्रमण के साथ में क्या करते हैं? घूर्णन भी करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूमते हैं, इन कक्षाओं की जो आकृति होती है, उन कक्षाओं का जो ऊर्जा स्तर होता है, उन कक्षाओं की जो उप कक्षाएं होती हैं जिन्हें SPDF कहा जाता है, इन उप कक्षाओं का जो ऊर्जा स्तर होता है वो, और इलेक्ट्रॉन के घूर्णन या चक्रण को मापने के लिए कुछ निश्चित संख्याएं होती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? क्वांटम संख्याएं कहते हैं। तो क्वांटम संख्या क्या होती है? क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो क्या करती हैं? परमाणु में कक्षा के ऊर्जा स्तर को, कक्षा की आकृति को, कक्षा की जो उप कक्षा होती है उसकी आकृति को, और इलेक्ट्रॉन के चक्रण को नापती है। वही क्या कहलाती हैं? क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। अलग अलग चीजों को मापने के लिए अलग अलग प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं। आइए देखते हैं क्वांटम संख्याओं के प्रकार। क्वांटम संख्याएं जैसे मैंने आपको बताया क्या नापती हैं? कक्षा की आकृति को नापती हैं, साथ ही साथ कक्षा के ऊर्जा स्तर को नापती हैं, इलेक्ट्रॉन के चक्रण को नापती हैं, और उनके लिए अलग अलग प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं। पहले प्रकार की क्वांटम संख्या जिसे मुख्य क्वांटम संख्या या n के नाम से पहचाना जाता है, ये किसी भी कक्षा के, किसी भी परमाणु की कक्षा के ऊर्जा स्तर को क्या करती है? मापती है। दूसरी क्वांटम संख्या है द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसे स्मॉल l लिखा जाता है। यह क्या करती है? कक्षा की आकृति के बारे में बताती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूम रहा है उसकी आकृति के बारे में यह बताती है। तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे स्मॉल m से दर्शाया जाता है। ये किसी भी कक्षा के जो उप ऊर्जा स्तर है, उप कक्षा जो होती है, उसके ऊर्जा स्तर का मापन करती है। और चौथी क्वांटम संख्या है चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे स्मॉल s से नापा जाता है। ये कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो अपने अक्ष पर घूर्णन कर रहा है, ये घूर्णन क्या है? क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, इसके बारे में बताती है। यदि घूर्णन क्या है? क्लॉकवाइज है तो क्वांटम संख्या को प्लस से प्रदर्शित किया जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज है तो उसे किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा? माइनस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये बात हुई परमाणु में जो क्वांटम संख्याएं होती हैं वो क्या दर्शाती हैं उनके बारे में। अब परमाणु की संरचना को हम देख चुके। आज वर्तमान में परमाणु की यह संरचना हमें ज्ञात है, लेकिन ऐसी संरचना इतिहास में प्रारंभ से ही ज्ञात नहीं थी। इसलिए परमाणु की संरचनाओं के बारे में अलग अलग समय पर अलग अलग कयास लगाए गए, अलग अलग मॉडल दिए गए। ऐसा पहला जो मॉडल दिया गया था वो डाल्टन के द्वारा दिया गया, जिसे परमाणु संरचना का डाल्टन सिद्धांत कहते हैं। दूसरा सिद्धांत दिया गया इसके संदर्भ में थॉमसन के द्वारा, जिसे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। तीसरा रदरफोर्ड ने ऐसा सिद्धांत दिया परमाणु संरचना के बारे में, और चौथा परमाणु संरचना के बारे में जो सिद्धांत दिया वो नील्स बोहर ने दिया था। आइए एक एक करके इन मॉडल्स को हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की हम बात करते हैं। डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित करते हुआ कहा कि जो प्रत्येक तत्व होता है, चाहे वो कोई भी तत्व हो, वो किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से मिलकर बना होता है। और इसने क्या कहा? परमाणु अविभाज्य होता है, परमाणु को आगे डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन वर्तमान की रिसर्च यानी वर्तमान के मॉडल में हम पाते हैं कि परमाणु को आगे विभाजित करके हमने देखा था कि उसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, नाभिक आदि भागों में हमने उसको बांटा था। लेकिन जब डाल्टन ने अपना मॉडल दिया तो उसने ये कहा था कि परमाणु क्या होता है? अविभाज्य होता है, और कहा कि एक तत्व में केवल एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं, एक तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है।
और ये परमाणु पूर्ण संख्या में एक दूसरे से संयोग करते हैं, केवल पूर्ण संख्या में एक दूसरे से संयोग करते हैं। तो इस प्रकार से कुछ बातें कहते हुए किसने अपना मॉडल दिया? डाल्टन ने अपने परमाणु का मॉडल दिया। डाल्टन के बाद आते हैं थॉमसन, और थॉमसन अपना एक अलग मॉडल परमाणु के बारे में देते हैं, जिसे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। प्लम पुडिंग मॉडल इससे इसलिए कहा गया क्योंकि प्लम पुडिंग क्या है? एक प्रकार की मिठाई है, और उस मिठाई से तुलना करते हुए इसने अपना परमाणु मॉडल दिया। कैसे तुलना की, आइए देखते हैं। थॉमसन क्या कहता है कि परमाणु में धनावेशी जो कण होते हैं, कहता है कि परमाणु, ये जो परमाणु है इसमें क्या होते हैं? धनावेशित क्या होते हैं? कण होते हैं, धनावेशित कण होते हैं, धनावेशित कण होते हैं। और इन धनावेशित कणों के बीच में क्या होते हैं? ऋणावेशित कण फंसे हुए रहते हैं। तो एक मिठाई आती है प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग में भी ऐसा ही होता है कि कुछ क्या होता है, एक मटेरियल होता है और उसमें बीच में कुछ फंसा हुआ होता है। उसी तरह इसने मॉडल दिखाया अपना परमाणु का कि प्लस 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 यानी कि धनावेशित जो कण होते हैं उनके मध्य में ऋणावेशित कण या इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? धसे रहते हैं, फंसे रहते हैं। और साथ ही इसने क्या कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या भी परमाणु में बराबर होती है। यह मॉडल किसने दिया? थॉमसन ने अपना मॉडल परमाणु के संदर्भ में दिया। उसके बाद अगला जो मॉडल आता है परमाणु के संदर्भ में, वो है रदरफोर्ड मॉडल। और रदरफोर्ड ने अपना जो मॉडल दिया था वो एक प्रयोग करके दिया, और वो प्रयोग कहलाया अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में इसने क्या किया कि परमाणु पर अल्फा विकिरणों की क्या कराई? अल्फा विकिरणों की क्या करवाई? बौछार करवाई और कुछ अध्ययन किया। और इस अध्ययन में इसने देखा कि अधिकांश जो अल्फा कण हैं वो परमाणु से बिना मुड़े सीधे निकल जाते हैं। तो इसका मतलब उनके रास्ते में कोई चीज नहीं आती। इसके आधार पर इसने ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है। अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है। दूसरा इसने क्या बताया? बात बताई कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम होता है। ठीक है, और ये जो धनावेशित भाग होता है ये परमाणु के केंद्र या नाभिक में होता है, और यहीं पर परमाणु का द्रव्यमान केंद्रित होता है। ऐसा सिद्धांत इसने किस प्रकार दे दिया? क्योंकि इसने अल्फा कण का क्या की? बौछार की। कहां पर? परमाणु पर। तो इसने देखा कि अधिकांश अल्फा कण तो सीधे निकल गए, लेकिन जो अल्फा कण परमाणु के केंद्र से जा रहे थे वो मुड़कर वापस आ गए। इसका मतलब इनका प्रतिकर्षण हुआ। और अल्फा विकिरण आप सभी लोगों को पता है क्या होते हैं? धनावेशित। तो इसका मतलब धनावेशित भाग कहीं केंद्र में होगा, इसी कारण प्रतिकर्षण हुआ। क्योंकि प्लस प्लस को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है, धनावेश को प्रतिकर्षित करता है। तो इसने ये इस आधार पर ये मान्यता निकाली कि परमाणु में जो धनावेशित भाग होता है वो केंद्र में स्थित होता है, और यहीं पर परमाणु का द्रव्यमान भी क्या होता है? केंद्रित होता है। अगली इसने मान्यता दी कि नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो परमाणु की त्रिज्या से क्या होती है? बहुत छोटी होती है, और परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से 10⁵ गुना क्या होती है? लगभग बड़ी होती है। इसके बाद इसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के क्या होते हैं? चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं? गति करता है। तो ये मॉडल कुछ आज के मॉडल से मिलता जुलता था, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां थी। इन कमियों को दूर करते हुए अगला जो परमाणु का मॉडल दिया गया, परमाणु का सिद्धांत दिया गया, वो किसके द्वारा दिया गया? नील्स बोहर के द्वारा दिया गया। और नील्स बोहर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन चक्कर तो लगाते हैं, नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन एक निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। और इन निश्चित कक्षाओं को इलेक्ट्रॉन की क्या कहते हैं? विविक्त कक्षा कहते हैं, या इन्हें ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? KLMN नाम से जाना जाता है। नाभिक के सबसे निकट K कक्षा, उससे दूर L, फिर M और फिर N। जब इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, तो क्या करते हैं? किसी प्रकार की ऊर्जा हानि नहीं होती है। एक कक्षा में चक्कर लगाते समय
इलेक्ट्रॉन विकिरण उत्सर्जित नहीं करते हैं, अर्थात ऊर्जा की हानि नहीं होती है। लेकिन जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाता है तब ऊर्जा की क्या होती है, विकिरण होता है। इस प्रकार का सिद्धांत नील्स बोहर द्वारा अपने मॉडल में दिया गया। अब हमने परमाणु में देखा था, परमाणु की जब संरचना देखी तो उसमें हमने 3 प्रमुख प्रकार के कण पाए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आइए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान, जिनसे अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है, साथ ही साथ इनके आवेश के बारे में भी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो टेबल में हम देखेंगे, पहला कण की हमने बात करी, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की यदि हम बात करें तो द्रव्यमान होता है इसका 9.1 × 10⁻28 ग्राम, जबकि प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻24 ग्राम। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के समान ही 1.67 × 10⁻24 ग्राम। तो हम देखेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपस में क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान उनसे थोड़ा कम होता है। तो कहने का तात्पर्य है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भार में बराबर, लेकिन उनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से कुछ क्या होता है, अधिक होता है। बात करें यदि हम आवेश की, तो इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। कितना होता है, -1.6 × 10⁻19 कूलाम। जबकि प्रोटॉन पर क्या होता है, आवेश तो उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, लेकिन ये क्या होता है, धनात्मक होता है। कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। जबकि न्यूट्रॉन पर ना धनावेश ना ऋणावेश, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, किसी प्रकार का आवेश न्यूट्रॉन पर नहीं होता। अब हम बात करें खोजकर्ताओं की, क्योंकि अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ताओं के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं जे थॉमसन, जबकि प्रोटॉन के खोजकर्ता हैं गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता हैं चैडविक। तो ये बात करी हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। अब विषय को और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा कक्षा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या के बारे में, जो कि परमाणु की संरचना से ही संबंधित है। आइए पहले बात करते हैं परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन उपस्थित होते हैं वही उस परमाणु का क्या कहलाता है, परमाणु क्रमांक कहलाता है। तो परमाणु क्रमांक का तात्पर्य है नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी भी परमाणु में कितने प्रोटॉन होते हैं वही उसकी क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाता है। और इसे जेड के द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा है द्रव्यमान संख्या, जिसे ए के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या होती है, उस परमाणु में प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की जो कुल संख्या होती है वही उस परमाणु की क्या होती है, द्रव्यमान संख्या होती है। उसके बाद द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्या के आधार पर दो विशेष प्रकार के टॉपिक हमें देखने को मिलेंगे, समस्थानिक और समभारिक। तो आइए देखते हैं समस्थानिक और समभारिक क्या होते हैं। पहले हम बात करते हैं समस्थानिकों की। तो समस्थानिक क्या होते हैं, आपस में ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो आपस में क्या होंगे, समान होते हैं, लेकिन परमाणु के जो द्रव्यमान होते हैं या द्रव्यमान संख्या जो होती है वो भिन्न होती है। तो कहने का तात्पर्य है परमाणु क्रमांक, हमने देखा था कि परमाणु क्रमांक किसी भी, पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। जबकि द्रव्यमान संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की क्या संख्या। अब हम समस्थानिक की परिभाषा में क्या देख रहे हैं कि वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान, अर्थात P तो क्या हो, समान हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो क्या हो, समान हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। तो द्रव्यमान संख्या भिन्न कब हो जाएगी, जब इसमें ये n अलग अलग जुड़ जाएगा, यानी कोई परमाणु A है और कोई परमाणु B है, इसमें ये समस्थानिक कब होंगे, जब A और B में क्या बताया कि प्रोटॉन तो क्या है, बराबर है। मान लो A में भी 2 प्रोटॉन है और B में भी 2 प्रोटॉन है, ठीक है। लेकिन हम देखें इनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। A की द्रव्यमान संख्या माना कितनी है, 5 और B की कितनी है, 6। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, द्रव्यमान संख्या किस किस से मिलकर बनती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। तो न्यूट्रॉन इसमें तो कितने हुए, 3, तभी ये 5 आया, और यहां कितने होंगे, 4। तो इस प्रकार से
न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो या द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, लेकिन क्या हो, परमाणु क्रमांक समान हो, तो उन्हें आपस में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, समस्थानिक कह देते हैं। जैसे प्रोटियम, उदाहरण है प्रोटियम। अब प्रोटियम में हम देखेंगे परमाणु क्रमांक 1, ड्यूटेरियम में भी परमाणु क्रमांक 1 और टाइट्रियम में भी परमाणु क्रमांक कितना, 1, तीनों में परमाणु क्रमांक बराबर, लेकिन परमाणु भार प्रोटियम में हम देखेंगे 1 है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए इसमें, 0। तो 1 + 0 क्या हो गया, परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1, तो इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 0, तभी इसकी परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी आई, 1 आई। तो 1 + 0 = 1। ड्यूटेरियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 1, तो इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन कितना है, 1, तभी द्रव्यमान संख्या कितनी आ गई, 2। इसी प्रकार ट्राइट्रियम में 1 + 2 = 3। तो हमने देखा नंबर ऑफ प्रोटॉन सब में 1 1 1, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न 1 2 3, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भिन्न कितनी, 0 1 2। तो इस प्रकार के जो परमाणु होते हैं वो आपस में क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। दूसरा होता है समभारिक। समभारिक क्या होते हैं, इसका बिल्कुल उल्टा, समस्थानिक का बिल्कुल उल्टा, अर्थात परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो तो इन परमाणुओं के क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो कहने का तात्पर्य है इनमें न्यूट्रॉन की संख्या तो समान होती है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ये आपस में क्या है, समभारिक है। क्यों, क्योंकि इनकी द्रव्यमान संख्या तीनों में कितनी है, बराबर है, 40 40 40, लेकिन आप देखेंगे इनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हैं, इसके 18 हैं, इसके 19 हैं और इसके 20 हैं। तो ये थे समस्थानिक और समभारिक। इसी प्रकार के दो शब्द और होते हैं, सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक। ये दोनों शब्द तो स्वतः ही नाम से जाहिर हैं। सम न्यूट्रॉनिक तो कौन से परमाणु हो गए, वे परमाणु जिनके आपस में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, लेकिन प्रोटॉन व द्रव्यमान संख्या क्या हो सकती है, भिन्न हो सकती है। जैसे उदाहरण हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन में आप देखेंगे परमाणु क्रमांक 1, हीलियम में परमाणु क्रमांक 2, यहां परमाणु भार द्रव्यमान संख्या 4 और यहां द्रव्यमान संख्या 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन दोनों में ही कितने हो गए, बराबर बराबर हो गए। तो न्यूट्रॉन की संख्या जब बराबर हो जाती है तो उसे क्या कह देते हैं हम, न्यूट्रॉन के, यहाँ 3 है सॉरी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 3 - 1 कितने हो गए, 2। यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 4 - 2 बराबर कितने हो गए, 2। तो दोनों में न्यूट्रॉन कितने हो गए, 2 2, तो न्यूट्रॉन बराबर, तो वो क्या हो गए, सम न्यूट्रॉनिक। इसी प्रकार एक होता है सम इलेक्ट्रॉनिक। तो वे परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में क्या हो, बराबर हो, क्या कहलाते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। उदाहरण है Na, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। सोडियम प्लस, मैग्नीशियम +2 और एल्यूमिनियम +3, इन सभी में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर हो जाती है। एक चीज आपको यहां नोट करनी है कि जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस परमाणु पर क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है, जबकि यदि कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस परमाणु पर क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। तो ये बात करी हमने समभारिक, समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक और सम न्यूट्रॉनिक तत्वों के बारे में, परमाणुओं के बारे में। अब हम बात करेंगे परमाणु से संबंधित एक अन्य टॉपिक, कैथोड किरणों के बारे में, कि कैथोड किरणें आखिर होती क्या है। देखिए कैथोड किरणें उत्पन्न कब होती हैं, जब क्या किया जाता है, एक विसर्जन नलिका, विसर्जन नलिका क्या होती है, एक विशेष प्रकार की नली होती है जिसमें क्या होता है, निर्वात होता है। एक विशेष प्रकार की नली होती है जिसमें क्या होता है, निर्वात होता है। और इस नली में किस प्रकार की कंडीशन होती है, हाई प्रेशर, उच्च दाब की क्या होती है, कंडीशन होती है, स्थिति होती है। तो कैथोड किरणों की उत्पत्ति कैसे होती है, उच्च दाब पर विसर्जन नलिका में इनकी उत्पत्ति होती है। और उच्च दाब पर विसर्जन नलिका में जब इनकी उत्पत्ति होती है तो कैथोड से कैसे होती है, कैथोड, देखिए ये होगी विसर्जन नलिका। इस विसर्जन नलिका में एक होता है कैथोड, एक होता है क्या, कैथोड, जो कि माइनस ऋणात्मक होता है, एक होता है एनोड जो कि क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इस विसर्जन नलिका में निर्वात की स्थिति होती है, साथ ही साथ उच्च दाब की क्या होती है, स्थिति होती है। निर्वात और उच्च दाब की स्थिति होती है। इन दोनों स्थितियों में
विसर्जन नलिका में कैथोड से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जब पुंज या विकिरण का रूप धारण कर लेते हैं तो उन्हें ही क्या कह देते हैं हम? कैथोड किरणें कह देते हैं। और विसर्जन नलिका में इन कैथोड किरणों की उत्पत्ति के लिए विसर्जन नलिका में किसी न किसी गैस को क्या किया जाता है? भरा जाता है, तभी इनकी क्या होती है? उत्पत्ति होती है। ये जो कैथोड किरणें होती हैं, इनका जो गमन होता है वो सीधी रेखा में होता है, इलेक्ट्रॉन पुंज के रूप में सीधी रेखा में होता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन पुंजों से ये बनकर बनी होती हैं, और आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कैसा होता है? ऋणात्मक। तो ये किरणें क्या होती है? ऋणात्मक होती हैं, सीधी रेखा में गमन करती हैं और आंखों से दिखाई नहीं देती, अदृश्य होती हैं। और चूंकि ऋणात्मक होती हैं तो ये विद्युत क्षेत्र में क्या होंगी? विक्षेपित होगी। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में ही ये क्या होती हैं? दोनों से ही प्रभावित होती हैं और दोनों में ही विक्षेपित हो जाती हैं। भेदन क्षमता की यदि हम बात करें तो इनकी भेदन क्षमता कैथोड किरणों की बहुत कम होती है, लेकिन धातु की पतली जो परत है उसको ये आर पार कर सकती हैं। साथ ही साथ जो गैस विसर्जन नलिका में भरी गई है उस गैस को क्या कर देती हैं? कैथोड किरणें आयनीकृत कर देती हैं। इसके अलावा जब ये किरणें धातु पर गिरती हैं तो उसमें प्रभाव उत्पन्न करती हैं, साथ ही साथ एक्सरे विकिरणों को क्या करती हैं? उत्पन्न करती हैं। और फोटोग्राफिक प्लेट को भी ये कैथोड किरणें क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। तो ये थी परमाणु के संदर्भ में कैथोड किरणें कि इनका किस प्रकार से तो इनकी उत्पत्ति की जाती है और क्या इनके गुण होते हैं। आगे हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के किरणों की, जिन्हें एनोड किरणें या धनात्मक किरणें या कैनल किरणें भी कहा जाता है। ये किरणें भी किसके द्वारा उत्पन्न की जाती हैं? विसर्जन नलिका द्वारा ही उत्पन्न की जाती हैं। लेकिन इनको उत्पन्न करने के लिए कैथोड जो होता है वो छिद्र युक्त होता है, यानी जिस कैथोड का हम प्रयोग कर रहे थे वो कैथोड किस प्रकार का होगा? छिद्र युक्त कैथोड अब होगा। जहां हमने कैथोड किरणें देखी थी तो कैथोड किरणों में हमने देखा था कि कैथोड किरणें क्या निकलती हैं? कैथोड से निकलती हैं इलेक्ट्रॉन पुंज के रूप में, जबकि एनोड किरणें धनात्मक वाले भाग से निकलती हैं। धनात्मक वाले भाग से निकलती हैं किस रूप में? एनोड विकिरणों के रूप में निकलती हैं। और ये क्या होती हैं? कैथोड किरणें ऋणावेशित थी, ये कैसी होती हैं? धनावेशित होती हैं। और चूंकि धनावेश है, इन पर कोई ना कोई आवेश है, तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से ये क्या होती हैं? प्रभावित होती हैं, विक्षेपित होती हैं। और ये प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। प्रतिदीप्ति का मतलब चमक उत्पन्न करती हैं। जब किसी सतह पर क्या करती हैं? ये सतह पर पड़ती हैं तो ये क्या करती हैं? चमक उत्पन्न करती हैं, जिसे प्रतिदीप्ति कहा जाता है। ये थी कैथोड किरणें और दूसरे प्रकार की एनोड किरणें। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने परमाणु और अणुओं के बारे में जाना और परमाणु और अणुओं से संबंधित कुछ विशेषताओं के बारे में हमने देखा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में सामान्य विज्ञान की हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।